अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो आपको बड़ी और तहलका खास खबर देंगे, वो ये है कि आईएसआई ने पंजाब में बड़ी तब्दीली की है। पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसने पंजाब में बड़ी तब्दीली की है। और वो क्या तब्दीली है, कैसे हुई है, किससे हुई है, ये सब कुछ हम आपको तफसीलात इस वीलॉग के अंदर बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो ख़बर अब आई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जाते जाते जो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको जाते जाते जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की मुबैना तौर पर, उसका भी कुछ आपको ऐसी अंदर की खबरें बताएंगे जो इससे पहले या तो रिकॉर्ड पर नहीं आई या इस तरह से आपके इल्म में नहीं होंगी। तो वो भी आपको आज ज़रा बताएंगे। तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ये बड़े की जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, मोस्ट सीनियर प्यून जज हैं। और इनका एक बैकग्राउंड है जो इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है इस तमाम स्कीम में, जिसमें आज पाकिस्तान की अदलिया जहाँ पर खड़ी हुई है और जिसमें चीफ जस्टिस अब काजी फाइज ईसा हैं। इस तमाम में जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक ऐसे वो की जज हैं कि जिनका नाम हिस्टोरियन ज़रूर मेंशन करेगा कि जब ये तमाम साजिशें चल रही थी तो उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ क्या हो रहा था और जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्या कर रहे थे। तो हम बातें आपको वो रिकॉर्ड पे ला देते हैं कि वो चीज़ यह है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जब जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस मूव हुआ जनरल फैज़ हमीद ने किया, तो वैसे तो जनरल फैज़ हमीद के साथ बहुत से जजेस ऑन बोर्ड थे और अंदर से भी तमाम चीज़ें लाइन अप हुई हुई थी, जजेस से मीटिंग्स हुई हुई थी, जजेस के घरों पर जा के मीटिंग्स हुई हुई थी, गाड़ियों में बिठा बिठा के घुमाया फिराया गया हुआ था जजेस को। तो ये सब एक माहौल था और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर पहले से काम शुरू हो चुका था। उसमें यह था कि इनको हाथ में करने के लिए जो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उन्होंने अचानक से इनको की बेंचेस में साथ बिठाना शुरू कर दिया कि ज़रा इनको करीब कर लें अपने। और क्योंकि उनको ये भी था कि जैसे सरदार तारिक मसूद एक पंजाबी जज थे और उनको ये था कि हम इनको शायद बड़ी आसानी से घेर लेंगे और घेर के हम इनको अपनी लाइन पर ले आएंगे। और जस्टिस काजी फाइजा की जब हमने सुप्रीम कोर्ट में जज की पोजीशन से गर्दन उतारनी होगी तो ही विल बी ऑन आवर साइड। लेकिन जब वो रेफरेंस फिर आया और उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद को आइडिया हो गया कि ये गेम क्या चल रही है, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद वॉज द फर्स्ट जज जिन्होंने जजेस का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें एक मैसेज भेजा जो उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के को मुखातिब करके लिखा और कहा कि हम तमाम जजेस को इस रेफरेंस की साजिश को नाकाम बनाना चाहिए और ये जस्टिस काजी फाइजा के साथ खड़े होना चाहिए। तो कहते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के उस व्हाट्सएप मैसेज का किसी ने जवाब ना दिया। उस व्हाट्सएप जिसमें तमाम जजेस और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ था, 18 के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ग्रुप था। तो उसी शाम जस्टिस मुशीर आलम को भिजवाया गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास और उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को आके कहा कि आप ऐसी बातें मत लिखें व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यानी कि उस वक्त भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के लिए ये दूसरा आई ओपनिंग था कि इसका मतलब है ये तो मेरे साथी जजेस भी अलाइंड हैं एंड ऑन बोर्ड हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। देन फिर ये हुआ कि पहला बेंच बनाया जो 8 मेंबर बेंच था। अब उसमें बड़े स्मार्टली जस्टिस सरदार तारिक मसूद को प्लेस किया गया। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मालूम था कि ये मुझे इस बेंच में रखा इसलिए गया है ताकि जस्टिस एजाजुल एहसन को रखा जा सके इस बेंच में। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अगर उस वक्त इस साजिश का हिस्सा बन जाते तो आपको पता है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद होते, जस्टिस काजी फाइज ईसा ना होते। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तमाम साजिश भांपते हुए किया ये कि जब वो बेंच कायम हो गया तो उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इस बेंच में नहीं बैठूंगा। तो ये जो साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल थे जो उस बेंच के सरबराह थे,
वो मुसलसल कई दिन तक जैसे सरदार तारिक मसूद के घर आते रहे, उनको मनाने की कोशिश करते रहे, उनको समझाते रहे कि आप बेंच का हिस्सा रहें, हमने मेरिट पे फैसला करना है, हम फाइज को बड़ा उसके साथ हम बेहतर करेंगे, ये वो। लेकिन जैसे सरदार तारिक मसूद को पता था कि ये जो शुगर कोटेड मुझे दी जा रही है ना पिल्स, इनमें मैंने नहीं आना, तो वो उस बेंच का नहीं हिस्सा बने। अब उसके बाद ये बात आगे चलती रही, बेंच मिलाकर बन गया, पहली हेयरिंग हुई, पहली समात पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कान में जस्टिस मकबूल बाकर के कुछ कहा जब मुनीर मलिक जो जस्टिस काजी फाइसा के वकील थे, वो उन्होंने 2 जजेस पर एतराज़ किया कि ये 2 जजेस का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगर जस्टिस काजी फाइसा को सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया जाए। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फ़ौरन जस्टिस मकबूल बाकर के कान में कुछ कहा। जस्टिस मकबूल बाकर ने उस वक्त के बेंच के सरबराह जस्टिस उमर ताब बंदयाल को कुछ कहा और ये उठ के चले गए और 1 घंटा ज़्यादा की ब्रेक के बाद आए और वो 1 घंटा ज़राए बताते हैं कि जो जजेस का टी रूम था वहाँ पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मनाते रहे, आप मत बेंच से उठें, आप मत बेंच से उठें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अड़े रहे और यहाँ तक कि फिर कहते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कह रहे हैं आप बस उनको, ये उनकी मर्जी है, हम क्यों उनको ज़बरदस्ती बेंच में बिठाएंगे, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर को पता था जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्या कर रहे हैं। ये वापस आए, आके बेंच टूट गया और जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठे तो मजबूरी में जस्टिस एजाजुल हसन को उठना पड़ा, अदरवाइज वो उठने को तैयार नहीं थे। और इन्होंने कि इवन के अपने इख्तितामी कलमात में भी जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, हम पे इतराज़ किया गया है, तो अब जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठ रहे हैं तो अब फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी बेंच से लदा हो रहा हूँ। तो दिस वाज द सिचुएशन। फिर थ्रू आउट जब जस्टिस काजी फाइसा खिलाफ रेफरेंस चला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, वहाँ पे कार्रवाई चली, तो उसमें अब जस्टिस मंजूर मलिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के भी बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल को एंड पे इन्होंने घेर लिया। ये जो जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे, ये कह के कि देखिए हम रेफरेंस उड़ा देते हैं, लेकिन एक कागजी कार्रवाई के लिए ना मिसेस सरीना ईसा को भेज देते हैं एफबीआर, तो वो मामला वहाँ से भी क्लियर होकर आ जाएगा और तो आप देखिएगा मामला आगे चलेगा। वो एग्री करके उन्होंने फैसला तो दे दिया, लेकिन हुआ ये कि जब वो मिसेस सरीना ईसा के साथ जो एफबीआर ने सलूक शुरू किया, लाइक घर में मैयत पड़ी हुई है उनके वालिद की, और एफबीआर आके कह रही है नोटिस वसूल करें, तो वो मुलाजिम ने कहा कि वो उनके बाप की आज ही इंतकाल हुआ है, वो अपने बाप के जनाजे के साथ बैठी हुई हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो एफबीआर वाले उनके दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने लग गए। इस हद तक का एक गैर इंसानी और गैर इखलाकी रवैया था उस वक्त की रियासत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और एफबीआर का और इमरान खान की हुकूमत का जस्टिस काजी फायजा की तरफ। ये सब चीज़ें तो बड़ी आई ओपनिंग थी जस्टिस मंजूर मलिक के लिए भी, जस्टिस मदर आलम मियाँ खान के लिए भी, कि हमें तो कुछ और कहा गया था और ये हो रहा क्या। और कहते हैं कि इन जजेस की तरफ से बड़ा रेजेंटमेंट का इजहार किया गया, लेकिन जस्टिस उमर ताब बंदयाल के कानों पर जूं ना रेंगी। और फिर जब रिव्यू पिटिशन लगी तो अब जस्टिस उमर ताब बंदयाल को आइडिया हो चुका था कि जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल और जस्टिस मंजूर मलिक मेरे साथ नहीं है, तो वो रिव्यू को लटकाने लग गए कि इतने में मंजूर मलिक साहब रिटायर हो जाए, जो जस्टिस थे उस वक्त। तो ये जस्टिस काजी फाइसा भी ऊपर से लंबे दलाइल दी जा रहे थे। जो जस्टिस मकबूल बाकर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक राहदारी में रोक के हाथ जोड़े। जस्टिस काजी फाइसा कह गए कि अपने दलाइल कंक्लूड करें, हमने फैसला देना है, वरना मंजूर मलिक रिटायर हो जाएगा, बेंच फिर टूट जाएगा। और दूसरे जज जो राय बताते हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। ये गए जस्टिस काजी फाइसा के घर और उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के घर में जाकर उनको कहा कि खुदारा अपने दलाइल कंक्लूड कीजिए, फैसला लीजिए, वरना मंजूर मलिक रिटायर हो जाएगा और फिर बेंच टूट जाएगा, फिर मामला लटक जाएगा, तो आप दलाइल अपने कंक्लूड करें। तो लाइक जस्टिस काजी फाइसा को जगह जगह पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सपोर्ट हासिल थी। और फिर इस बेंच में की रोल प्ले किया जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल ने, जब उन्होंने अपनी साइड चेंज की और वो जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की, जिसे कहते हैं ना, वो छतरी के नीचे से निकल के उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी ये तो रेफरेंस तमाम का तमाम 2 नंबर ही है, उन्होंने भी उड़ा दिया, एफबीआर वाली कार्रवाई भी उड़ा दी।
तो उसके बाद जस्टिस काजी फैसल तो सर्वाइव कर गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की रडार पर आ गए और फिर पूरे अरसे में उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी जस्टिस काजी फैसल की तरह दीवार से लगाए रखा। इतना हाकिश रवैया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इफ्तारी भिजवाते थे तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इफ्तारी वापस भिजवा देते थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की। ठीक है। और ये एक पूरा एक माहौल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद से भी इख्तियार किया गया सिर्फ इसलिए कि ये जस्टिस काजी फैसल के साथ खड़े हुए हैं और ये हमारी साजिश का हिस्सा नहीं बने। तो लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन अपनी पोजीशन से नहीं हटे। इवन के उन्होंने सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर भी सबसे जो बोल्ड स्टांस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलासों में लिया वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का था। वो जिन जिन जजेस को प्रपोज करते थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनका पूरा डेटा निकाल के बैठ जाते थे जुडिशल कमीशन के इजलास में, ये जज ऐसे किया हुआ, इसने ऐसे किया हुआ, ये इसलिए नहीं बनता, ये इसलिए नहीं बनता। तो वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बड़े अनकंफर्टेबल होते थे। इवन के वो बाद में यूट्यूबरों के आगे भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बुरा भला कहते रहे कि इसको भेजी है ना मैंने वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का रेफरेंस की कॉपी के कंप्लेंट की कॉपी उनके खिलाफ जो आया था निकाले ना उसमें से कुछ। जैसे सरदार तारिक मसूद सुकून से बैठे रहे और फिर एंड में वो एक 2 नंबर सा एक कंप्लेंट इनके बारे में दायर करवाई गई और वो भी जैसे होता है ना हमारे यहाँ लड़ाई हो तो वो कहता है कि ना आप उनका FIR हो गया, आप भी जवाबी उन पर FIR कटवा दो तो क्रॉस पर्चा हो जाएगा तो सुलह हो जाएगी दोनों फ्री कैन में। तो वो क्रॉस पर्चा यह था कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की शिकायत के जवाब में फिर ये जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कैंप था, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी वाला जो ये कैंप था, इन्होंने फिर जवाबी वो शिकायत दर्ज कराई, बड़ी फ्रिवलेस थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ। और उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब सितंबर तक वेट करते रहे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्या करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी वाले शिकायत के साथ। तो जब वो कुछ नहीं हुआ, उनके रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया कि 10 दिन मेरी रिटायरमेंट में रह गए हैं, ऊपर से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी परेशान फिर रहे थे कि पाजी कुछ करें ना। तो फिर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे उन्होंने कॉल की जस्टिस सरदार तारिक मसूद को और कॉल करके कहा, पहले पूछा कि वो आपने क्या किया है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है उसका। तो उस पर ज़रा कहते हैं कि सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैं तो छुट्टियों पर हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होंगी और मैं अपना ऑफिशियल काम शुरू करूँगा तो उस वक्त मैं उस कंप्लेंट को वेट करूँगा और फिर मैं बता दूंगा आपको कि उस कंप्लेंट में जान है कि नहीं। तो इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जैसे सरदार तारिक मसूद को कहा कि आप बताइए, आपके खिलाफ भी एक शिकायत आई हुई है, उसका मैं क्या करूँ, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनको ज़रा सख्त सुनाई कि आप बनाए मेहरबानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाए, मुझसे मेरे खिलाफ दर्ज शिकायत का मत पूछें। और अगले दिन सुबह उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान, उस वक्त के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फैजी साहब, और क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को पता था कि वो अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को खुद नहीं सुन सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ के, हालांकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन वो पता था क्योंकि मैं नहीं सुन सकता और उस सूरत में जस्टिस इजाजुल हसन सुनेंगे वो शिकायत। तो उन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन को भी खत की कॉपी भेजी कि ये मुझे फ़ोन करके चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा है और चीफ जस्टिस साहब ये आपका काम नहीं है कि आप मुझे कॉल करके मेरे खिलाफ शिकायत को बारे में पूछें, वो शिकायत आप बराए मेहरबानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाए, मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे एतमाद है, मेरे खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई इनिशिएट कर लें, अगर मैंने कुछ किया होगा तो फैसला मेरे खिलाफ आ जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं क्लियर हो जाऊँगा, आप ले जाइए वहाँ पे कार्रवाई। यानी कि इतने जस्टिस सरदार तारिक मसूद क्लियर थे कि उनको मालूम था कि फ्रिवलेस झूठी शिकायत है, मुझे ब्लैकमेल करने के दर्ज की गई, तो उनको डर ही नहीं था, उनके करो रेफरेंस इनिशिएट। तो ये कंडक्ट रहा है साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का कि इस तरह वो धड़ेबंदी करते रहे, धड़ों को बचाते रहे, ये कर वो कर, और आज उनकी हालत यह है कि वो जस्टिस काजी फैसल ने एक हफ्ते में वो कर दिखाया है, पहले हफ्ते में, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब सालों बल्कि 1.5 पौने 2 साल चीफ जस्टिस रहे ना कर सके। तो बहरहाल
एक तो ये है, दूसरी जो आज की बड़ी और तहलका खेज खबर है वो ये है कि आईएसआई पंजाब के सेक्टर कमांडर जो लाहौर में बैठते हैं, ब्रिगेडियर राशिद, उनको हटा दिया गया है। और उनकी जगह पे हम आपको बताते हैं क्यों हटा दिया गया है। और उनकी जगह पे नए जो ब्रिगेडियर अब आ रहे हैं, वो 2 अक्टूबर बरोज़ सोमवार ब्रिगेडियर राशिद की जगह अब ब्रिगेडियर यासिर पंजाब के आईएसआई के सेक्टर कमांडर का चार्ज लेंगे लाहौर ऑफिस में। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट मूव है। ज़रा ये बताते हैं कि ब्रिगेडियर राशिद ने भरपूर कोशिश की थी कि वो अभी मत हटाए जाएं और वो पंजाब का और मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात को करवा के घर जाएं। ब्रिगेडियर राशिद इससे पहले कराची में सर्व कर चुके हैं और वो रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन देकर लाहौर में आईएसआई में लाया गया था और आईएसआई का सेक्टर कमांडर पंजाब का तैनात किया गया था और पूरा पंजाब उनके अंडर था। और उनके ऊपर ये भी नाकामी की जिम्मेदारी डाली जाती है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही वापस सीएम पंजाब जब बने थे, और वो तमाम मामलात में भी कहा जाता है कि ब्रिगेडियर राशिद वो टास्क पूरा करने में नाकाम रहे थे कि वो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को बचा सकते और चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम पंजाब बनने से रोक सकते। तो लेकिन उसके बावजूद वो सरवाइव करते रहे। लेकिन जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया कि अब जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम बना रहे हैं और इस टीम के लिए वो अब आने वाले दिनों में तैनातियाँ और तब्दीलियाँ करते रहेंगे। डीजीआईएसआई के बारे में भी उनका यही था, लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम के बारे में। लेकिन उनको उन्होंने ताहुक्म सानी एक तोसी दी है, कोई टेन्योर की तोसी नहीं दी। तो यकीनन वो उनका आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर वो उनकी परफॉर्मेंस से जो अगले इलेक्शन के लिए बहुत मैटर करती है उससे मुतमिन रहेंगे तो वो डीजीआईएसआई कंटिन्यू करेंगे, वरना वो उन्हें किसी भी वक्त हटाकर और नया डीजीआईएसआई ला सकते हैं। लेकिन पंजाब की हद तक उन्होंने ये तब्दीली कर दी है। ब्रिगेडियर राशिद जा रहे हैं और ब्रिगेडियर राशिद अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि वटेवर अगर उनको पंजाब में नहीं भी रहने दिया जा रहा तो उनको अभी कंटिन्यू करना दिया जाए, उनको घर मत भेजा जाए। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको घर ही भेजा जा रहा है। वो अब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर होंगे और अब उनके पास कोई ओहदा नहीं होगा आईएसआई में या दीगर इदारों में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।